हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज अपन जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता संबंधी जो विचार है, रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके 3 प्रमुख प्रवर्तक रहे हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही के जो राजनीतिक विचार है वो आपस में एकदम भिन्न है, मेल नहीं खाते। जहाँ यदि अपन हॉब्स की बात करें तो हॉब्स राज्य के निरंकुशवादी स्वरूप का प्रतिपादन करता है, जिसमें वो एक लेवियाथन प्रतीक के रूप में बताता है, जिसके आज्ञा का, आदेशों का पालन सबको करना अनिवार्य होता है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वही शासक जो बनता है वो निरंकुश है, संप्रभु है। उसके बाद अपन यदि लोक को पढ़ें तो लोक सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसमें अपन देखते हैं कि लोक द्वारा सामाजिक समझौते से जिस राज्य की, समाज की, सरकार की उत्पत्ति होती है, यदि वह सरकार सामाजिक समझौते के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो जनता द्वारा उस समझौते का उल्लंघन किया जा सकता है और दूसरी समझौते से दूसरी सरकार का निर्माण कर सकते हैं। रूसो के जो विचार है वो हॉब्स और लॉक दोनों से ही भिन्न है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि रूसो का जो जन्म है वो 1712 में जिनेवा में हुआ। इनके पिता जो थे वो पहले फ्रांस में रहते थे, लेकिन फ्रांस में जैसा कि निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलन में थी तो वहाँ के जो धार्मिक अत्याचार हो रहे थे उनसे वो परेशान होकर या अत्याचारों के कारण वहाँ से भागकर वो जिनेवा चले गए थे। वहीं पर रूसो का जन्म हुआ। 1750 में अपन देखते हैं कि रूसो के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। रूसो एक दिन ऐसे ही उस समय के जो फ्रांस के दार्शनिक थे दिदरो, उनसे मिलने के लिए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक अखबार का कोई एक पृष्ठ पड़ा है सड़क के किनारे और उसमें कोई एक निबंध प्रतियोगिता का जो एड, जिसको अपन विज्ञापन बोलते हैं, वो था। पेरिस की जो उस समय की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था थी डी जॉन अकेडमी, उसकी ओर से कोई निबंध प्रतियोगिता करवाई जा रही थी और निबंध प्रतियोगिता का जो विषय था वो था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसे विशुद्ध करने में। यानी ये देखना था या लिखना था कि विज्ञान ने, ये जो इतनी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, इसने नैतिकता को नुकसान पहुंचाया है या फिर उसके समृद्ध होने में उसको बढ़ावा दिया है। रूसो ने जब इसको देखा तो उनके मन में अनेक प्रकार के विचार जो आए और जो निबंध लिखा उसमें रूसो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। उसके बाद उसी संस्था के द्वारा, साहित्यिक संस्था द्वारा, दूसरा जो निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी उसमें भी कि मनुष्यों में विषमता उत्पन्न होने का क्या कारण है, इसके ऊपर भी रूसो ने निबंध लिखा और उसका जो निबंध था वो बाद में काफ़ी प्रचलित हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। 1755 में रूसो का जो ये निबंध था वो डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी नाम से प्रकाशित होता है। उसके बाद से एक तरीके से रूसो ने लिखना शुरू कर दिया और 1762 में उनकी प्रसिद्ध रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको अपन सामाजिक समझौता बोलते हैं, यह आई और राजनीति के क्षेत्र में ये रूसो की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने एक ईमाइल नाम से शिक्षा पर भी ग्रंथ लिखा था। 1778 में 66 वर्ष की आयु में रूसो का क्या हो जाता है, निधन। तो ये छोटा सा इनका परिचय था। उसके बाद अपन देखते हैं रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सबसे पहले अपन देखते हैं मानव स्वभाव। रूसो के अनुसार, जैसा कि यदि अपन होब्स पढ़ते हैं तो होब्स ने मनुष्य को बहुत ही स्वार्थी प्रकार का, लालची और घृणित पार्श्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया है होब्स ने। उसके बाद यदि अपन जो लोक है उसके बारे में यदि अपन पढ़ते हैं तो लोक ने जो व्यक्ति के अच्छा पक्ष होता है कि उसमें दया की भावना होती है, सहानुभूति होती है, नैतिकता होती है। रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में दोनों से, हॉब्स और लॉक के, मिले जुले विचार दिए। रूसो का मानना था कि आदिम जो मनुष्य था, जो प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें तनाव पैदा ही नहीं हुआ था। वह एक तरीके से प्रसन्न और संतुष्ट था और पेड़ पौधों और जो पशु पक्षियों की तरह ही अपना जीवन यापन करके वो व्यक्ति क्या हो जाता था, सुखी रहता था। प्राकृतिक रूप से वह व्यक्ति सुखी रहता था।
तो इस प्रकार रूसो ने मनुष्य को एक तरीके से जो स्वाभाविक रूप से अच्छा माना कि वह निर्दोष निष्पाप, उसके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं था, पशु तुल्य वो था। लेकिन प्राकृतिक अवस्था उस समय की थी वो मनुष्य को, क्योंकि उस समय की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो ही ऐसी थी कि वह मनुष्य को अच्छा, सुखी, सीधा और स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे सभ्यता का उदय हुआ, विकास हुआ, तो मनुष्य का जो तनाव है वो बढ़ता चला गया और इसी के कारण बाद में उसके अंदर जो परमार्थ की भावना थी उसके विपरीत जो स्वार्थ की भावना थी वो आने लगी और मनुष्य का जो स्वभाव है वो बदलने लगा। लेकिन प्राकृतिक रूप से मनुष्य का स्वभाव क्या था? अच्छा था। फिर जो प्राकृतिक अवस्था का विवरण करता है, उल्लेख करता है रूसो, उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था का विवरण करते हुए जो रूसो है वो बताता है कि मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था और मनुष्य का जो जीवन है वो एकाकी हुआ करता था। वो अपना जीवन वनों में विचरण करके ही बिता लिया करता था, यानी वो एक तरीके से बेपरवाह जिंदगी जीता था। नई वस्त्र धारण करना न कोई भाषा का माध्यम है। लेकिन नैतिक अनैतिक भावनाएं क्या होती है, संपत्ति क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये सब भावनाएं व्यक्ति में नहीं थी। एक तरीके से रूसो इसको स्वर्ण युग की दशा बताता है या स्वर्ण युग की संज्ञा देता है। प्राकृतिक अवस्था के लिए या प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य है उसके लिए रूसो एक शब्द यूज करता है, आदर्श बर्बर। इसका मतलब ये था कि व्यक्ति भोला इतना था या मनुष्य इतना अज्ञानी था कि वह सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। उसके मन में न स्वार्थ था, न परमार्थ था, न नैतिकता थी और न ही अनैतिकता थी, बल्कि एक तरीके से जो धोखाधड़ी या युद्ध जैसी अवस्थाएं बिल्कुल ही नहीं थी। सद्गुण की अवस्था उस समय प्रचलित थी और व्यक्ति आराम से अपना जीवन यापन करता था। तो ऐसी क्या फिर ज़रूरत पड़ी कि इन मनुष्यों को क्या करना पड़ा? समझौता करना पड़ा। तो अपन देखते हैं समझौते के कारण। रूसो ये मानता है कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहाँ मनुष्य एकदम से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करता था, उसको किसी प्रकार की जो चिंता नहीं थी। लेकिन ये जो अवस्था थी ये ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। इसका कारण क्या था कि मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई। उसको सबसे पहले अग्नि का ज्ञान हुआ और फिर धीरे धीरे जो औजार वगैरह है, हथियार, ये अस्तित्व में आए। तो इन सब से लोगों का जो घुमक्कड़ जीवन था, वंचर जो जीवन था, वो छूट गया और वो एक निश्चित स्थान पर बसने लगे। फिर स्त्री पुरुषों के जो आकस्मिक मिलन हुए उनसे भी परिवार अस्तित्व में आने लगे और परिवार यदि बनने लगे तो फिर मनुष्य की संपत्ति बनाने की इच्छा हुई। यही जो संपत्ति बनाने की इच्छा हुई, रूसो सबसे मुख्य कारण यही बताता है कि व्यक्तिगत संपत्ति की जो आवश्यकता मनुष्य में हुई उसी के कारण लोगों में परस्पर क्लेश, द्वेष है, हिंसा है, युद्ध है, इनका जन्म हुआ और जो मानव समाज सुख शांति से रहता था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही धनी और निर्धन का जो भेद था वो उत्पन्न हो गया और एक तरीके से जिसको वो आदर्श बर्बर या उदात वनेचर जैसे शब्दों से बुलाता था, उनकी जो स्वाभाविक समानता थी या स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो गई और अन्य व्यक्तिगत संपत्ति के कारण अनेक बुराइयों का जन्म हुआ। यानी जो प्राकृतिक अवस्था की शांति थी वो भंग हो गई और उसकी जगह मनुष्य एक तरीके से संपत्ति का भूखा, स्वार्थी या घमंडी बन गया। जैसा कि रूसो कहता भी है कि संपत्ति के प्रादुर्भाव ने या संपत्ति के कारण मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी वो किस में बदल गई थी? परतंत्रता में। एक कथन रूसो कहता है जो उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह फिर भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा रहता है। इसका अर्थ यही था कि मनुष्य को स्वतंत्र और स्वाधीन होना चाहिए, यही उसके लिए अच्छी दशा है, सर्वोत्तम दशा है। लेकिन फिर धीरे धीरे समाज के जो नियम या जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो उसके ऊपर प्रतिबंध जो है वो उसको क्या बना देते हैं? दास बना देते हैं। रूसो का खुद का मानना था कि जो भी मनुष्य ने ये व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ, इससे उसकी स्वयं की जो खुशियाँ हैं या समानता या स्वतंत्रता है वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। इसीलिए रूसो ने इसका एक जवाब दिया कि अपन यदि प्रकृति की तरफ लौटें तो अपन वापस क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। जिसमें वह उसने एक नारा दिया था, प्रकृति की ओर चलो, हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो, हम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे।
तो इस कारण क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ और उसके कारण लोगों में द्वेष की भावनाएं आई, जो प्राकृतिक अवस्था शांति की थी वो समाप्त हो गई और उसकी जगह एक तरीके से युद्ध की अवस्था ने ले ली और इसलिए लोगों ने क्या किया, समझौता किया। अब समझौता कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था? समझौते का स्वरूप बताते हुए रूसो कहता है कि जो ये युद्ध और संघर्ष का वातावरण पैदा हुआ था व्यक्तिगत संपत्ति के कारण, इसका अंत करने के लिए एक सामाजिक समझौते की कल्पना वो करता है, जिसमें क्या होता है कि सभी व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और उनके जो भी अधिकार थे वो अपने अधिकार त्याग देते हैं। वो अपने ये अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं या पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को सौंपते हैं। संपूर्ण समाज उनका पूरे उस व्यक्तियों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यहीं से फिर अपन देखेंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत निकलता है। ये जो समझौता हुआ इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अधिकारों को किसी एक व्यक्ति विशेष को अर्पित नहीं करके या समर्पित नहीं करके संपूर्ण समाज को उसने क्या किया है, अर्पित किया है। इस प्रकार ये समझौता लोगों के कैसे होता है, निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप में, यानी उन्होंने अपने अधिकार त्याग भी दिए और त्यागे भी कैसे हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने निजी व्यक्तिगत रूप से भी अपने अधिकारों का त्याग किया है और फिर सब लोगों ने उसका सामूहिक रूप से भी त्याग किया है। यहाँ रूसो ये बताता है कि समझौता करने वाले ये जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। तो इस समूह से ही एक सामूहिक निकाय का जन्म होता है और उस सामूहिक निकाय में उतने ही सदस्य होते हैं जितने उनसे वो मिलकर बना है, यानी सबका जो मत है, वो सबकी जो इच्छा है वो क्या होती है, समान होती है। तो समस्त व्यक्तियों ने जो ये संगठन बनाया है, इसको ही सबसे पहले उसने क्या कहा, नगर, जो बाद में क्या उसने नाम दिया था, गणराज्य नाम दिया था। इसी सामाजिक समझौते से रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो निकलता है, क्योंकि सभी व्यक्ति उस संपूर्ण समाज की इच्छा का सम्मान करते हुए उसके अधीन ही कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक जो है वो संप्रभुता का एक भाग भी होता है और वो ये भी जानता है क्योंकि उसे उस कानून को क्या करना है, मानना है। और वो इसलिए मानता है क्योंकि स्वयं उसने अपने अधिकार जो है उस समाज को, उस नागरिक समाज को सौंपे हैं। फिर उसके बाद में है समझौते की विशेषताएं, रूसो के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। रूसो की जो सामाजिक समझौते की विशेषताएं हैं उसमें ये है कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकारों का क्या किया है, समर्पण। तो समर्पण का जो आधार था या शर्त थी वो क्या था, समानता थी, समता थी, यानी सभी व्यक्तियों ने मिलकर अपने अधिकारों का समर्पण किया है। अब ये जो समझौता हुआ इससे निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया और जिसकी एकता है, एक ही जीवन है और एक ही क्या बन गई है, पहचान। यहाँ पर रूसो ये भी कहता है कि इस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो मनुष्य की स्वतंत्रता आ गई थी, जो वो दास प्रथा के या फिर गरीब अमीर के व्यक्तिगत संपत्ति के कारण उसके अधीन हो गया था, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन की एक निश्चित अब विधि आ गई है कि वो किस प्रकार कार्य करेगा, उसको किस कानूनों का पालन करना है। रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की जो अगली विशेषता है कि यहाँ पर व्यष्टि का स्थान किसने ले लिया है, समष्टि नहीं, यानी एक व्यक्ति का स्वयं का जो व्यक्तित्व था उसकी जगह नागरिक समाज ने ले ली है और व्यक्तिगत इच्छा का स्थान किसने ले लिया है, सामान्य इच्छा ने ले लिया है। रूसो के सामाजिक समझौते की अपन अगली विशेषता ये भी देखते हैं कि समझौते से किसी प्रकार की जो सरकार है उसकी स्थापना नहीं हुई, बल्कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसे समाज की स्थापना होती है। यानी वो जो समाज है वो क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, वो स्वतंत्र है और जिसका संचालन, जिसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, समाज की सामान्य इच्छा से किया जाएगा। और जो समाज की सामान्य इच्छा है वो सब व्यक्तियों की इच्छा है, वो वास्तविक इच्छा होती है, वो सार्वजनिक हित से संबंधित होती है। रूसो के इस समझौते की अगली विशेषता अपन देखें तो कोई भी व्यक्ति जो समझौते में भाग ले रहा है वह कुछ भी खोता नहीं है, क्योंकि वह अपने ऊपर अधिकार यदि किसी दूसरे को देता है तो दूसरे के ऊपर भी वो अधिकार प्राप्त कर लेता है। समझौते के लिए रूसो ये भी कहता है कि ये कोई एक घटना नहीं है जो घटी है, ये कई बार घट सकती है और ये निरंतर चलने वाला क्रम है और जिससे प्रत्येक व्यक्ति लगातार उसमें सामान्य इच्छा में क्या करता रहेगा, निरंतर भाग लेता रहेगा। इस प्रकार से सामाजिक समझौते के फलस्वरूप किसका उदय होता है, एक राज्य का, एक साम्य राज्य का, जिसके प्रत्येक व्यक्ति ने जो समझौते में भाग लिया है वो सब उसके क्या होते हैं, अंग होते हैं। इस प्रकार रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति होती है।
धन्यवाद।